गुड मॉर्निंग। हाय। कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो। लॉकडाउन एंजॉय करने के साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पूरी 2 गुने 3 गुने जितनी गुनी तेज़ गति से करनी है उतनी तेज़ गति से करो। आज से हम लोग 10th क्लास की एसएसटी शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास की एसएसटी की सीरीज़ में आज हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास की हिस्ट्री जिसका पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनल यूरोप है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे बारे में माई सेल्फ परमेंद्र कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय वेस्ट चंपारण, जवाहर नवोदय विद्यालय निजाम सागर, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश से मैंने 6 से 12 तक की अपनी पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। एमए एनवी पटना से, यूजीसी नेट क्वालिफाइड 2010। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो हमारा क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशन यूरोप। आप ये जानते हैं कि किसी भी स्टोरी, किसी भी चैप्टर, किसी भी पैसेज का जो टॉपिक होता है वो सेंटर पॉइंट होता है उस टॉपिक का। इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो इस का टॉपिक आपके सामने इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि द राइज ऑफ नेशनल यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय। तो यहाँ हमारे सामने 2 चीज़ें हमारे सामने एकदम स्पष्ट रूप से सामने हमारे आए कि एक तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूरोप और दूसरा नेशनल। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे। पहले कि यूरोप का भी हम लोकेशन देखेंगे कि यूरोप कहाँ पे है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे ताकि हम उससे यूरोप से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। आज यूरोप कैसा है, 1789 में यूरोप कैसा था, 1848 में यूरोप कैसा था, ये हम देखेंगे ताकि हम यूरोप से अपने आप को पूरी तरह कनेक्ट कर सकें, जिससे हमको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। फिर नेशनलिज्म किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नेशनलिज्म यानी नेशन के प्रति, आपके अपने नेशन के प्रति जो आपका फीलिंग ऑफ लव है, प्राइड है आपका, या कहें कि आप एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की डिजायर रखते हैं, ये नेशनलिज्म कहलाता है। तो यूरोप में सबसे पहले ये नेशनलिज्म की भावना आई, यूरोप में भी फ्रांस में सबसे पहले आई। तो उस यूरोप के लोकेशन को हम देखेंगे ताकि अपने आप को कनेक्ट कर सकें। उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको इस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, और फिर आज के इस क्लासेस में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले एक झलक उसकी देख लेते हैं। आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होता है, ताकि इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर सकें। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नेशन और स्टेट जो हमने देखा है उसको एक जगह, नेशन स्टेट अगर ये टर्म आ जाए, अलग अलग नहीं, एक जगह सिर्फ हाइफन से अलग हो, सेपरेट हो, तो इसका मतलब क्या होता है। और स्टेट नेशन यहाँ है, नेशन स्टेट और फिर स्टेट नेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, ताकि आप गलती से नेशन स्टेट की जगह स्टेट नेशन न लिख दें। इसको हम देखेंगे और फिर हम नेशनलिज्म के अपने डिफिनीशन पे आ जाएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है, आ जाएंगे। हम इसके बाद जो है ये देखेंगे कि हमको इस चैप्टर में यानी द राइज ऑफ नेशन यूरोप में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमको पढ़ना है, आइडिया ऑफ नेशन पढ़ना है, ये कंटेंट्स हम देखेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको फिर आज का जो वर्ल्ड है इसका मैप देखेंगे और फिर इंडिया से यूरोप की स्थिति देखेंगे कि कहाँ पे यूरोप है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये 1789 का यूरोप का मैप है, इस पे एक नज़र डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम
ये 1848 का यूरोप का मैप है, इसको एक झलक देखेंगे। और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का उसको जानेंगे। और इसके बाद हम जब अपना चैप्टर की शुरुआत में आएंगे तो हमारे चैप्टर का शुरुआत जो है इस पिक्चर से शुरू होता है, इस पेज से शुरू होता है, कहें इस पेज से शुरू होता है, जिस पे ये एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर के बारे में ये सारा कंटेंट्स लिखा हुआ है कि ये पिक्चर जो है सो क्या है। तो हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर है जो फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया था, पिक्चर को प्रिंट किया था फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा किया गया था, ये 1848 में किया गया था। ठीक है, अब 1848 में हमारे फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। 1789 के बाद फिर आपको 1804 में आपको नेपोलियन आते हैं वहाँ के। उसके बाद से वहाँ नेशनलिज्म जो है स्प्रेड करने लगता है पूरे यूरोप में। और 1848 में जिसमें ये पिक्चर पेंट की गई थी, उस समय क्या स्थिति थी पूरे यूरोप की, फ्रांस की क्या स्थिति थी, इसको देखेंगे। इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी वर्क होता है, किसी भी समय कोई भी वर्क होता है, चाहे वो लिखने का हो, काम करने का हो, पेंटिंग हो या कुछ भी हो, तो जो उस समय एट दैट प्रजेंट उस समय जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो कंडीशंस होता है, सिचुएशन होता है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस समय पड़ता है, उस पर पड़ता है। अगर ये पेंटिंग बनी है 1878 में, जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया है, तो 1848 में फ्रांस में जो कंडीशंस होंगे, जो कंडीशन पूरे यूरोप में होंगे, उसका इस पेंटिंग पे असर पड़ा होगा। तो इस पेंटिंग से कनेक्ट करने के लिए खुद को, अपने आप को, और फिर उस समय के घटनाक्रम को, उस समय के इवेंट्स को, ताकि हमको अच्छे से ये पेंटिंग समझ में आए। हम इस पेंटिंग पे आने से पहले, पेंटिंग के बारे में जानने से पहले, हम 1848 के बारे में ठीक से जान जाएंगे कि उस समय कैसी कंडीशन फ्रांस में थी और रेस्ट ऑफ पूरे यूरोप में थी, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जो है ये 1848 के बारे में हम जानेंगे, पूरा मैप है 1848 का, ये फ्रांस के बारे में दिया हुआ है, ये जानेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रेस्ट यूरोप जो है उसके बारे में जानेंगे कि 1848 में जिस समय पेंटिंग बन रहा था, फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया, उस समय क्या स्थितियाँ थीं, जिन कंडीशंस के बीच में, जिन सिचुएशन के बीच में फ्रेडरिक सोरियू ने वो पेंटिंग बनाई, जिसका उनके माइंड पे, उनके इस पेंटिंग पे खासा इम्पैक्ट पड़ा होगा। इसके बाद इस पेंटिंग में जो डिटेल दिया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है जिसकी ज़रूरत हमें हो सकती है। और एट लास्ट हम यहाँ देखेंगे कि ये व्हाट इज़ नेशन, नेशन क्या है, इसका एक कहें कि एक डिफिनीशन के तौर पे या अपना आइडिया के तौर पे अर्नेस्ट रेनन जो फ्रेंच एक फिलोसोफर थे, उनके द्वारा 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोबर्न में एक लेक्चर दिया गया जिसमें उन्होंने नेशन का डिफिनेशन बताया है। उस डिफिनेशन को फिर हम लोग यहाँ देखेंगे। ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। आया समझ में? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमको क्या देखना है। क्या होता है कि नेशन जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक पीपल का, जो लोगों का ग्रुप जो होता है, उनके बीच में किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है यूनिटी का, कि हम लोगों के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंस होता है उनके पीछे में कि कंसस होना होता है, एक सेंस होता है कि हम यूनिटी होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। जस्ट लाइक ये इमोशन की तरह होता है कि हम लोग किसी न किसी कारण से, कि हम लोग या तो सोशली, कल्चरल तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, इमोशनल तौर पे, किसी भी ढंग से हम लोग एक हैं। हम सब के बीच में एक कॉमननेस है। हम लोग इस चीज़ को शेयर करते हैं कि हमारा आपका कल्चर एक है, हम इस कल्चर को मानते हैं, हम एक सोसाइटी के हैं,
एक साइकोलॉजिकल के हैं। ये सारा चीज़ एक इमोशन डेवलप करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, चाहे वो आदमी इंडिया में रह रहा हो, यूएसए में रह रहा हो, रसिया में रह रहा हो, बिहार में रह रहा हो, यूपी में रह रहा हो। जिस भी ग्रुप के बीच में ये कॉमननेस पाई जाती है, शेयर्ड पाई जाती है, जो इमोशनल एक बॉन्ड बनाता है, ये लोग मिलके एक नेशन को फॉर्म करते हैं। ये नेशन कहलाता है। ये एक डिफिनिट टेरिटरी से नहीं बंधा होता है। यानी ये जो सेंटिमेंट है, ये जो इमोशन है कि हम एक ही कल्चर के हैं। जैसे हम इस रिचुअल्स को मानते हैं, हिंदू रिचुअल्स को मानते हैं, हम मुस्लिम रिचुअल्स को मानते हैं, हम ईसाई रिचुअल्स को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तो वो आदमी चाहे उड़ीसा में रह रहा हो या यूएसए के किसी एक टाउन में रह रहा हो, एक कल्चर को मान रहा हो, तो ये लोग मिल के एक नेशन का फॉर्म करते हैं, नेशन को फॉर्म करते हैं। तो ये एक बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं होता है, डिफरेंट बाउंड्री से नेशन, ये बाउंड्री से बियॉन्ड होता है नेशन। और जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के साथ आपको 4 एलिमेंट जो हैं इसके लिए मोस्ट नेसेसरी होता है। जैसे एक पॉपुलेशन हमारा हो गया, जनसंख्या होनी चाहिए, फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया हमको पता है कि इतना लाख इतना किलोमीटर हमारा इंडिया का बाउंड्री है, यूएसए का बाउंड्री इतना किलोमीटर है, उसके अंदर में है। तो एक टेरिटरी होता है, उसके अंदर में पीपुल होते हैं, एक गवर्नमेंट उसके अंदर में रूल कर रही होती है। और ये जो बाउंड्री के अंदर में जो टेरिटरी के अंदर में जो पॉपुलेशन होता है, जो लोग होते हैं, सॉवरेनिटी होता है, जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही होती है, उसके बीच में ये मिलके स्टेट को फॉर्म करते हैं। इसे स्टेट बोलते हैं। स्टेट टोटली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डिफरेंट टेरिटरी स्टेट के साथ होती है, जबकि डिफरेंट टेरिटरी आपको नेशन के साथ, ये एसेंशियल नहीं है कि वो सॉवरेनिटी भी नहीं होता है। स्टेट एक फिक्स बाउंड्री के अंदर में होता है, जबकि स्टेट फिक्स बाउंड्री के अंदर में नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो नेशन स्टेट जो है हमारा बहुत बात का रिसेंट का आपको ये कंसेप्ट हमारे सामने आया कि जब ये नेशन का डिफिनेशन, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो इमोशन था, ये कि शेयर्ड हमारा कल्चर है, कॉमन कल्चर है, कॉमन इथनिक ग्रुप के हम हैं, या किसी कारण से हम कॉमन है जो मिलकर एक नेशन का फॉर्म करते हैं, तो ये यहाँ पे हो गया। और स्टेट का है डिफरेंट बाउंड्री, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंटिटी, अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम नेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेशन स्टेट हमारा बनता है। यानी ये स्टेट का क्वांटिटी, ये स्टेट का चीज़ हमारे में आ जाता है, नेशन का, और फिर स्टेट का हमारे अंदर आ जाता है, तो जाके नेशन स्टेट बन जाता है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि नेशन स्टेट, यानी जो नेशन पहले आता है नेशन स्टेट, इसमें जैसे मान लीजिए कि जो डिफरेंट बाउंड्री होता है, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का बाउंड्री है, जर्मनी का बाउंड्री है, तो यहाँ जो लोग होंगे एक ही इथनिक ग्रुप के होंगे, एक ही कल्चर के होंगे, एक ही किसी भी ढंग से जो इमोशनल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, शेयर्ड बॉन्ड से बंधे हुए हैं, एक ही होंगे। तो ये लोग जो है एक बाउंड्री के अंदर में एक ही कल्चर, एक ही इथनिक ग्रुप या जिस कारण से वो बंधे हुए हैं, अगर वो लोग हैं, तो इसको नेशन स्टेट बोलते हैं। नेशन स्टेट बोलते हैं, या नेशन प्रायोरिटी में आता है, ध्यान देंगे। तो इसको जैसे कि जर्मनी में है। लेकिन जब हम स्टेट नेशन की बात करते हैं तो स्टेट नेशन में क्या होता है कि ये बाउंड्री है, इट इज़ ए बाउंड्री वेयर पॉलिटिकल बॉर्डर डू नॉट कोइंसाइड विद कल्चर और कल्चर वंस, एग्जाम्पल इंडिया। ठीक ही है कि जैसे मान लीजिए कोई ये बाउंड्री है, जैसे इंडिया का बाउंड्री है, तो इंडिया के बाउंड्री में 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो यहाँ हर एक जगह जो है अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग कल्चर समूह को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग सेक्स को मानने वाले लोग हैं, हर ढंग के अलग अलग विचार के लोग हैं, कस्टम्स अलग अलग पहनते हैं। तो यानी ये लोग अलग अलग सब चीज़ों को, कल्चर समूह को कैरी करने के बावजूद ये लोग एक बाउंड्री से बंधे हुए हैं। यानी ये हमारा नेशन भी है और स्टेट का भी डिफरेंस फुलफिल करता है। लेकिन एक स्टेट के अंदर में, एक
डिफरेंट टेरिटरी के अंदर में अलग अलग नेशंस के लोग हैं, अलग अलग नेशन के लोग हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट नेशन। जबकि एक ही बाउंड्री, डिफरेंट बाउंड्री के अंदर में सिर्फ एक ही नेशन के लोग हों, यानी एक ही शेयर्ड कल्चर के लोग हों, इतने ग्रुप के लोग हों, तो वो नेशन स्टेट कहलाता है। आइडेंटिटी समझे आप इस चीज़ों को। अब ये जो नेशन हम लोगों ने देखा, इस नेशन के प्रति अगर जो ग्रुप ऑफ पीपुल है उसका डिजायर होता है कि हम इससे को मिला के एक इंडिपेंडेंट कंट्री को फॉर्म करें, तो ये नेशनलिज्म कहलाता है। या फॉर्म हो चुकी है कंट्री, तो उसके प्रति जो आपका लव का फीलिंग होता है या प्राइड होता है आपके अपनी कंट्री के लिए, ये नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक है, इतना समझे। अब हम आते हैं सबसे पहले समझने, ये नेशनलिज्म के बारे में हमने जाना, नेशन जाना, स्टेट जाना, फिर नेशन स्टेट जाना, और स्टेट नेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन के बीच में डिफरेंस हमने जाना है। अब आते हैं कि सबसे पहले हम जान जाएं कि भाई जिस यूरोप की अब हम बात कर रहे हैं, ये यूरोप कहाँ है, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा इंडिया जो है यहाँ पे है, हमारा इंडिया यहाँ पे है और यूरोप यहाँ पे है। इसको बड़ा कहते हैं, जूम करते हैं तो देखते हैं कि हमारा इंडिया यहाँ पे है, देख रहे हैं आप। यहाँ से करते हुए चलिए आपको शेयर कराते हैं। पाकिस्तान चलते हैं, अफ़गानिस्तान चलते हैं, ईरान चलते हैं, इराक चलते हैं, सीरिया चलते हैं, तुर्की चलते हैं। तुर्की का कुछ भाग आपको एशिया में आता है और कुछ भाग यूरोप में आता है। ठीक वैसे ही ये रसिया जो है, रसिया का कुछ भाग जो है सो आपको एशिया में आता है और कुछ भाग यूरोप में आता है, इस कारण से यूरेशिया बोलते हैं। तो ये है। अब इसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है आपको, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये आपको यूरोप के नाम से जाना जाता है। यही पूरा हमारा यूरोप है। यानी कहने का मतलब कि हम हमारे इंडिया से, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे इंडिया से ये यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, आप अपने आप को लोकेट करें, कनेक्ट कर पा रहे हैं यूरोप से इंडिया को, कि इंडिया यहाँ पे है। नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो हमको यूरोप दिखाई देता है। आज का ये यूरोप का मैप है, पूरे वर्ल्ड का आज का ये मैप है। जब इसको लार्ज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जिस यूरोप के बारे में पढ़ना है, ये हमारा यूरोप है। फ्रांस जो है, जहाँ से नेशनलिज्म का शुरुआत पूरे विश्व में सबसे पहले हुआ था, ये फ्रांस यहीं पे। अच्छा चलिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 चीज़ें पूरे वर्ल्ड को मिली थी। कौन सी चीज़ें थी जरा आप बताइए तो, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, 9th में आपने पढ़ा है। चलिए जी, रिकॉल कीजिए, कौन सी चीज़ें पूरे एज ए गिफ्ट कहिए या लिगेसी कहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पूरे वर्ल्ड को मिला। याद आया कुछ? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ध्यान में है? चलिए, तो ये हमारा फ्रांस है, यहाँ देखिए जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, यहाँ ग्रीस है, ये हमारा रसिया है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम जिसके बारे में हमको पढ़ना है, आयरलैंड के बारे में हमको पढ़ना है। ये चीज़ें हमको पढ़ना है, समझ में आया? इस ध्यान दीजिएगा, फ्रांस हमारा यहाँ है, जर्मनी है, पोलैंड है, इटली है, ग्रीस है, ये हमारा रसिया है, यहाँ यूके है, ये आयरलैंड है। इस बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या हमने देखा, इंडिया हमारा यहाँ पे है और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में यूरोप है। ठीक है, हमने जाना है। अब हम इसके साथ 70-89 का, अभी हमने आज का यूरोप को देखा, पूरे वर्ल्ड के मैप को देखा। अब 1789 के यूरोप के मैप को हम देखते हैं। यहाँ यूरोप के मैप को देखते हैं तो ये देखिए कि फ्रांस हमारा यहाँ है, जैसा हमने देखा है। स्पेन है हमारा। ये जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी वाला पूरा एरिया है, ये उस समय इस पे हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल हुआ करता था। उस रूल को क्या बोलते थे? हैब्सबर्ग एम्पायर। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो उसमें हैब्सबर्ग का नाम आया होगा एम्पायर का। वैसे जानिए, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी वाले पूरे, ये इटली का जो नॉर्थ इटली है, इस पे भी इनका शासन हुआ करता था। ये नीचे जो है, जिसके अंतर्गत में ग्रीस भी आता था, ये पूरा जो है मुस्लिम रूलर जो थे तुर्की वाले, इनको ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, इनके यहाँ के रूलर को। और यहाँ देखिए,
फ्रांस के साथ। यहाँ स्विट्ज़रलैंड है हमारा, पीडमोंट का एरिया है, यहाँ नीदरलैंड है, ये जो है इटली है जो उस समय 1789 में यूनिफाइड नहीं हुआ था। ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं ये जर्मनी का है जो उस समय आपको यूनिफाइड नहीं हो पाया था, यानी यूनिफिकेशन इसका नहीं हो पाया था, इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया था। ये उस समय का आप मैप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका रसिया है, ये पोलैंड है, हैसोगेन एम्पायर हमने देख लिया, ऑटोमन एम्पायर देख लिया। ये 1789 का मैप हमारे सामने है यूरोप का। अब इसके बाद हम आते हैं जो जहाँ से हमारा इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी जब हम अपने पेजेस को पलटते हैं तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो पहला पेज आता है हमारा, वो इस जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि इस पेज से शुरू होता है और जिसमें ये पिक्चर दिया हुआ है और इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये पिक्चर जो है बनाया हुआ है किनके द्वारा, फ्रेडरिक शुरू के द्वारा ये पिक्चर जो है बनाया गया है। और फ्रेडरिक शुरू के द्वारा कब ये बनाया गया है, 1848 में ये पिक्चर बनाया गया है। तो चूँकि 1848 में बनाया गया है ये पिक्चर को, तो जब 1848 में इस पिक्चर को बनाया गया है तो 1848 में जो भी यूरोप में परिस्थितियाँ होंगी, और ये फ्रांस के थे फ्रेडरिक शुरू, तो फ्रांस में जैसे भी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगा, यूरोप में जैसा भी सिचुएशन होगा उसका इस पेंटिंग पे असर पड़ा होगा, चाहे उनके इमेजिनेशन में पड़े, बनाने में पड़े, जिस चीज़ में पड़ेगा। हम आज जो कुछ करते हैं आज की सिचुएशन का प्रभाव होता है। आज हम नहीं सोच सकते ना कि आज हम दौड़ के दिल्ली जाएंगे, आज हम एरोप्लेन पे दिल्ली चले जाते हैं। आज हम कोई स्टोरी लिखेंगे तो लिखेंगे कि ये राम जो है सो एरोप्लेन से या ट्रेन से दिल्ली गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो बुल्लो कार्ट से गया। तो आज की परिस्थिति का जिस समय जो चीज़ हो रहा होता है उस समय का एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ों पे। तो इसलिए जब 1848 में हुआ तो इस पिक्चर को समझने के लिए कि इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, कैसे हुआ है, और उस समय इसके अंदर में जो एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, जो डिटेल इस पिक्चर के अंदर में दिया हुआ है, इस पिक्चर में फ्रेडरिक शुरू ने अपनी भावनाओं का इजहार जो किया है, जो अपने ड्रीम को इजहार किया है, जिसको यूटोपिया कहा गया है। यूटोपिया का मतलब होता है कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो इमेजिनेशन में है, कल्पना में है। तो उन्होंने कल्पना वही किया होगा ना जो उस समय हो वो परिस्थितियों से जो गुजर रहे होंगे। तो इसको समझने के लिए 1848 में जब ये बना तो उस समय के फ्रांस के, चूँकि ये फ्रांस के थे, फ्रांस के और यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, तो उस वहाँ की परिस्थितियों को जानना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम वहाँ की परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फ्रांस का 1848 जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय फ्रांस में क्या सिचुएशन था आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो फ्रांस है यहाँ पे 1789 में कौन किंग था, लुइस 16 था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आता है, रिकॉल करते चलिएगा। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबलिश कर दिया जाता है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है 1792 में। 1793 से 1794 के बीच में जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे रोबेस्पियर, उनके लीडरशिप में यहाँ पे गवर्नमेंट का इंस्टॉल होता है और जो ओपोनेंट को, ऑपोजिशन को सप्रेस करने लगते हैं और उस पूरे 1793 से 1794 के टेन्योर को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। फिर उनको जुलाई 1794 में कन्विक्टेड कोर्ट के द्वारा किया जाता है और उनको गुलेटाइन कर दिया जाता है, यानी जो गुलेटिन बना हुआ था जिस पे सर रख के सर को काट दिया जाता था वैसे उनको कर दिया जाता है। इसके बाद वहाँ डायरेक्टरी का रूल आता है जो 5 सदस्यीय थी, लेकिन वो लोग आपस में फाइट करते रहते थे, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। तो इसका बेनिफिट लेके 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं सो वहाँ के होल्स बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं और फिर उनके द्वारा
फ्रांस में और फिर फ्रांस के नेबरिंग जो कंट्री था वहाँ पे रिफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों या और कुछ के हों, रिफॉर्म किए जाते हैं और नेशनलिज्म का एक तरह से कहें उन्होंने कैरी किया और जगह उनके द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नेशनलिज्म को कैरी किया जाता है और स्प्रेड होता चला जाता है। और 1815 में वाटरलू के वार में जो है इसको 1815 में 1815 में 1815 में वार एट वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो जाते हैं और उनके डिफीट होने के बाद वियना की ट्रीटी होती है और ट्रीटी जब होती है तो ट्रीटी के बाद फिर से बूर्बो डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया जाता है। किनके द्वारा? बाकी जो लोग फ्रेंच के यूरोप के जो बाकी लोग जो कंजर्वेटिव जो रूलर थे, जो नहीं चाहते थे कि लिबरल आइडियोलॉजी का एक्सटेंशन हो, स्प्रेड हो या उनकी सत्ता जो है, उनका जो है रूल सो स्नेच किया जाए, तो उन लोगों ने मिलके फिर से कंजर्वेटिव यानी जो पहले के जो बूर्बो डायनेस्टी था उनके रूल को रीस्टोर्ड कर दिया जाता है। और जहाँ से आपको शुरू होता है फिर से न्यू कंजर्वेटिव में शुरू होता है 1815 के बाद से। यानी वहीं लोग कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी लोग थे, सोचने वाले, लेकिन उन लोगों ने अपने थिंकिंग में चेंज किया। उन लोगों ने नेपोलियन द्वारा किए गए रिफॉर्म को उन्होंने अपने लिए नेसेसरी माना कि अब जो रोडें अच्छी बन गई हैं, अब जो कम्युनिकेशन का जो ये हो गया है, जो सारे चीज़ों को टैक्सेस को और सब जगह चीज़ों को जोड़ के एक कर दिया गया है, इसका हम फायदा अपने रूल को एस्टेब्लिश करने में कर सकते हैं। ये अलग चीज़, ये भी बात है कि हम पुराने वाले स्थिति को जो अपने समय में था उसको आज नहीं ला सकते, लेकिन इस चीज़ों को हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो इसको न्यू कंजर्वेटिव में कहा गया। ये 1815 के बाद आता है। फिर भी किन्हीं कारणों से जो है सो जुलाई 1830 में आप इनको भी हटा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया जाता है लुई फिलिप के अंदर में। और फिर उसके बाद फरवरी 1948 में फिर इस मोनार्की को हटा के जो है हटा दिया जाता है और उसकी जगह यूनिवर्सल मेल सफरेज पे, यानी सबको, आपको अभी सफरेज नहीं मिलता है, मताधिकार का अधिकार नहीं मिलता है, ये सिर्फ मेल को मिलता है और फीमेल को नहीं मिलता है, वो भी आपको प्रॉपर्टी बेस्ड मिलता है। तो यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है सो प्रोक्लेम्ड किया जाता है, यानी घोषणा की जाती है। ये आपको फ्रांस की बात रही, यहाँ भी यानी उथल पुथल है पूरा आपका यहाँ पे। और अभी ये नेशन स्टेट कहें मतलब कि अथी यहाँ भी पूरा उथल पुथल है। जब हम इसके साथ यूरोप के, ये हम फ्रांस के बारे में हमने अभी देखा, अब देखें कि ये फ्रांस के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं कि बाकी यूरोप में क्या हाल है। तो बाकी यूरोप में जो है सो पूरे यूरोप में आपको रिवोल्ट्स हो रहे थे। ये ध्यान दीजिएगा 1848 में इतने ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए हैं कि उसको स्प्रिंग ऑफ रिवोल्ट के नाम से यूरोप में जाना जाता है 1848 को। कारण था कि यहाँ जो है आप जो है एक तो शुरू से ही जब आपको एजुकेट क्लास के लोग थे, एजुकेट मतलब जो लैंड लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जिनके पास लैंड थे, चाहे वो टाउन्स में हों या विलेजेस में हों, उन लोगों का अपना एक लैंग्वेज था, उन लोगों का एक स्टैंडर्ड था। वो लोग अपने लोगों में मैरिज किया करते थे। दूसरी तरफ एक पीजेंट्स लोग थे जो काफ़ी पुअर थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, हालांकि इंग्लैंड के बहुत बाद होता है, फ्रांस वगैरह में यूरोप में होता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है उसके बाद एक न्यू क्लास सोसाइटी का हमारे सामने आता है, इमर्ज होता है, जिसको न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं। ये लोग एजुकेटेड थे, एजुकेटेड होने के साथ और इनका उस समय का डिमांड, यानी जब ये लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री वगैरह में वर्कर के रूप में जो काम कर रहे थे और ये बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो इनमें एक लिबर्टी आ गई थी। तो इनकी आइडियोलॉजी को जो ये सब लोगों को एक बराबर मानते थे, एजुकेट के प्रिविलेज को ये नहीं मानते थे, उसको हटाना चाहते थे। एक
इक्वल पॉलिटिकल राइट को ये माना करते थे। ये कहते थे कि इकनॉमी जो है फ्री होनी चाहिए ताकि ट्रेड और कॉमर्स में जो है सो डेवलपमेंट हो सके। तो इनके आइडियोलॉजी को लिबरल आइडियोलॉजी कहा जाने लगा। इस तरह का दौर यहाँ पे चल रहा था, इस तरह का समय चल रहा था। दूसरी तरफ क्या था कि पुअर लोग जो थे, यानी जो लोग गरीब लोग थे, पुअर थी, ये रिवॉल्ट कर रहे थे। फिर क्या था कि पुअर थे, पीजेंट्स थे, भूखे जो मर रहे थे वर्कर, ये सारे लोगों का रिवोल्ट हो रहा था। इसका थी इसको लीड किया जा रहा था, मिडिल क्लास के द्वारा लीड किया जा रहा था। वोमन जो थी सो प्रेस सब चला रही थी, प्रिंटिंग्स कर रही थी, वो बिजनेस की ऑनर थी काफ़ी बड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी उनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिला हुआ था जिसके लिए वो डिमांड कर रही थी। वो भी रोड पे उतर चुकी थी। और इस समय आपको क्या होता है कि ये लोग उतर चुके थे। और यानी ऐसे कहें कि ये जो 1848 का जो समय था टोटली पॉपुलर अनरेस्ट का समय था यूरोप के लिए, जिसको स्प्रिंग ऑफ थी रिवोल्ट्स के नाम से, रिवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने बताया है। इसी समय आपको सर्फदम यानी भूदास्ता, जो भूमि दास्ता के रूप में जो काम कर रहे थे, बॉन्डेड लेबर जो थे, बंधुआ मजदूर, इसको हैब्सबर्ग, जो अभी आप लोगों ने देखा, हैब्सबर्ग डोमिनियन में और रसिया में इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है ग्रीस में 1832 में आपको एक नेशन के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। यूरोप में रोमांटिक के इमेजिनेशन का दौर चल गया था। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये कि वो लोग तर्क की बातों को नहीं मानते थे, लॉजिक की बातों को नहीं मानते थे, साइंस की बातों को नहीं मानते थे। वो लोग इमोशंस को मानते थे, इंट्यूशंस को मानते थे, यानी जो अंदर से निकले, इमोशंस निकले, उसको मानते थे। वो लोग मिस्टीरियस चीज़ों को मानते थे, इसको कहते थे। अगर जैसे मान लीजिए कि उनसे कोई कहे कि भाई क्यों, यहाँ तो आप राजा के अंदर में हैं, किंग के अंदर में हैं, आपको सुविधा मिल रही है, रहिए, तो वो कह सकते थे कि नहीं भाई, हम लॉजिक को नहीं मानते, हम तर्क को नहीं मानते, मेरा इमोशंस है अपने लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ, मेरा इमोशंस है कि हम लोग जो एक जगह ग्रुप में हो, एक तरह की लैंग्वेज बोले, एक तरह की इतनी ग्रुप हो हमारा, एक तरह का कल्चर हो, बाकी चीज़ हम नहीं जानते, हम बस इतना सोचते हैं। कहने का मतलब कि इस ढंग के लोगों को रोमांटिक इमेजिनेशन कहा जाता था, कहा गया। और ये लोग जो थे सो इसके कारण से नेशनल एक फिल्म जो है उसका स्प्रेड होता है। और ये सब दौर में ही चूँकि न्यू 1815 वियना ट्रीटी के बाद से एक न्यू कंजर्वेटिव आने लगा, ये लोगों ने सप्रेस करना शुरू किया प्रेस को। ये जो भी ओपोनेंट थे, चाहे लिबरल आइडियोलॉजी के जो लोग थे, उनको उन लोगों ने रिवोल्यूशनरी कहा, उसको उन लोगों ने सप्रेस करना शुरू किया है। इसके काउंटर में जो लोग थे उन लोगों ने रिवोल्यूशंस करना कंटिन्यू कर दिया, रिवोल्ट्स करना। और जब उनको ज़्यादा सप्रेस किया जाता था तो सेक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग छुप छुपा के विद्रोह को अंजाम दे सकें। एक चीज़ ध्यान देने की बात है इसके साथ, ये 1848 का हमने अभी देखा, लेकिन इस समय तक जो है ये आप देखिए, इटली जो है अभी भी इटली बटा हुआ है। यानी ये यूनिफिकेशन जो है इटली का 1848 में तक यूनिफिकेशन नहीं इटली का हुआ है ना जर्मनी का हुआ है। ये इटली जो है 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थ इटली है, ये जो है हैब्सबर्ग, यहाँ हमने देखा कि हैब्सबर्ग एम्पायर था, इसके कंट्रोल में था। बीच वाला जो जिसको पेपल बोलते हैं, ये जो था पोप के कंट्रोल में था। और नीचे वाला जो था स्पेन का जो बूर्बो डायनेस्टी था, इसके कंट्रोल में था। तो स्पेन इस ढंग से अभी तक यूनिफाइड नहीं हुआ था। ठीक इसी तरह ये जर्मनी जो है, ये भी इसका भी यूनिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। चलिए बताइए, तो इटली का यूनिफिकेशन कब होता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है? इटली का यूनिफिकेशन 1861 में, इटली का यूनिफिकेशन इमैनुअल थर्ड को किंग बनाने के साथ होता है। और जर्मनी का यूनिफिकेशन 18 जनवरी 1871 को होता है। 18 जनवरी 1871 को होता है।
ध्यान दीजिएगा। इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन अभी तक नहीं होता है, हुआ था। पोलैंड का नहीं हुआ था। आशिया हंगरी एम्पायर का नहीं हुआ था अभी तक। ये लोग एक नहीं आए थे। ग्रीस का 1832 में इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में हो चुका था। ये सब चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है। ऐसे दौर में जो है इस सिचुएशन में फेलिक्स सोयू ने 1848 का ये फिगर जो है बनाया, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब इस फिगर में क्या है इसको हम देखते हैं। इस फिगर में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फिगर था जिसको इन्होंने बनाया था, इसको यूटोपिया कहा गया, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट रियल में नहीं करता है। लेकिन इस फिगर का ये जो फिगर था, 4 प्रिंट का एक फिगर फ्रेडरिक सोयू ने बनाया था। 4 जो प्रिंट बनाया था, 4 प्रिंट जो बनाया था, उसका प्रथम जो है फर्स्ट प्रिंट जो है ये हमारे सामने है। यानी 4 प्रिंट्स का जो सीरीज बना था उसका प्रथम प्रिंट जो है हमारे सामने है, जो फ्रेडरिक सोयू का जो 1848 में बनाया गया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था क्या कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम दिया था। ये कैसा था? ये उनका वर्ल्ड वाइड ड्रीम था कि पूरा विश्व जो है सो विश्व स्तर पे ऐसा एक सपना उनका था कि ऐसा हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इस ढंग का हो। कब बनाया था इन्होंने? 1848 में बनाया था। कौन बनाया था? फेलिक्स सोयू ने बनाया था। ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच के थे। तो इन्होंने क्या शो किया? इन्होंने कहा, इस पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने शो किया, किसको शो किया है? यूरोप अमेरिका के जो लोग थे, जो पीपल्स, चाहे वो मेन हो वोमेन हो, हर क्लास के सोशल क्लास के लोगों को इन्होंने इसमें शो किया है कि हर क्लास के लोग, यूरोप अमेरिका के मेन वोमेन और क्लास के लोग जो हैं और सोशल क्लास के लोग हैं। इसका मतलब क्या कि पुअर, मिडिल क्लास या अपर क्लास, हर क्लास के लोग जो हैं सो यहाँ पे इस ट्रेन में, लॉन्ग ट्रेन में यानी लॉन्ग मार्च में हैं। और यहाँ जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारे सामने है। ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? याद है आपको? यूएसए के न्यूयॉर्क में। यूएसए को किसने दिया था गिफ्ट में, फ्रेंडशिप गिफ्ट में? यूएसए को याद है आपको? यूएसए को किसने फ्रेंड्स ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट में दिया था? कुछ याद है आपको? चलिए बताइए। इसको, यूएसए को, अमेरिका को फ्रांस ने 28 अक्टूबर 1886 को गिफ्ट में दिया था। एक फ्रेंडशिप को निभाते हुए दिया था, जिसको 1924 में नेशनल मेमोरियल यानी राष्ट्रीय स्मारक प्रोक्लेम किया गया, घोषित किया गया अमेरिका के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में यानी वन हैंड में जो है, एक हाथ में हम देखते हैं कि टच ये ली हुई हैं और दूसरे हाथ में चार्टर ली हुई है। किस चीज़ का चार्टर? राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन का। अब इसमें वोमेन का नहीं है। अभी भी हम बता रहे हैं कि वोमेन को अभी भी किसी तरह का राइट नहीं मिला हुआ था, पॉलिटिकल राइट या कोई चीज़, इसलिए मैन की राइट की बात हो रही है। तो दूसरे हाथ में जो है, दूसरे हैंड में सो चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इनके हाथ में ये था, और एक हाथ में लाइट था जो इनलाइटमेंट को शो कर रहा था। इनलाइटमेंट यानी प्रबुद्ध विद्वता का टच था इनके हाथ में। और फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो टूटा हुआ जो सब चीज़ दिखाया जा रहा है कि स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब जो बिखरा हुआ यहाँ जो सब चीज़ है, इसको बताया जा रहा है कि जो एब्सोल्यूटिज्म में जो इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब कि जो निरंकुश थे, निरंकुश एब्सोल्यूटिज्म किसको बोलते हैं? जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं हो, जो स्वेच्छाचारी हो, ऑटो जो मन में आए सो करे, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, अपने इच्छा के अनुसार करे, तो वैसे चीज़ों को एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूटिज्म में जो इंस्टीट्यूशंस थे, जब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गई, जो इनलाइटमेंट का टच ली हुई हैं और चार्टर ली हुई हैं, किस चीज़ का? राइट ऑफ मैन का,
ली हुई हैं। तो जब ये आ गई और लोग इतने लोगों में अवेयरनेस आ गया कि ये लोग मार्च कर रहे हैं, तो फिर ये इंस्टीट्यूशन के क्या काम, यानी ये तो टूट के बिखरा हुआ है, सैटर्ड हो चुका है, बिखरा हुआ है ये स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इसको इन्होंने शो किया है कि ये जो है एक सिंबल के रूप में, स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल के रूप में ये बिखरा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि ये जो स्टूडेंट जो बिखरे हुए हैं, सैटर्ड जो हैं, ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस को ये जो रिमेन्स हैं सो शो कर रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो पूरे लाइन में जो चल रहे हैं, प्रोसेशन में जो मार्च जो निकाले हुए हैं ये लोग, तो ये लोग जो हैं अपने अपने एक डिस्टिंक्ट नेशन के हैं। नेशन हमने देखा अभी आइडिया, कैसा आइडिया, जिनका एक कमन जो है कल्चर के बेस पे या इथनिक ग्रुप के बेस पे या रिचुअल्स पे या किसी भी चीज़ों पे, इनका जो एक ग्रुप है, पीपल्स का एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो नेशन के जो लोग हैं, चाहे वो लोग, चाहे उनका जो अपना जो कंट्री है सो नेशन स्टेट में चेंज हो चुका है, नहीं हुआ है, ऐसे लोग जो हैं फिर भी वो नेशन है। तो ये लोग एक डिस्टिंक्ट नेशन अपने स्पेसिफिक कस्टूम में, स्पेसिफिक फ्लैग लेते हुए ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होके ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, निकल रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि इस समय तक जो है सो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड नेशनल स्टेट के रूप में बन चुका था। फ्रांस को पहचान कैसे सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर उनके हाथों में था। अगर पूछता है कि फ्रांस को इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर लिए हुए थे। और देखिए फ्रेडरिक सोरू की का इमेजिनेशन कितना अच्छा है। उन्होंने शो किया है कि ऊपर से जो क्राइस्ट जो हैं, संत जो हैं, एंगल जो हैं, यानी जो गॉड हैं, ये लोग जो देख रहे हैं और एक साथ सभी लोग हैं, ये इस चीज़ के प्रतीक हैं, इस चीज़ के सिंबल हैं कि वो लोग आपस में फ्रैटर्निटी, भाईचारे को शो कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों को भी ये शो कर रहे हैं। और ऐसा है कि भाई यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है नेशनल सिक्योरिटी में तब्दील हो चुका है, लोग अवेयर हो चुके हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लोग इंस्पायर्ड हैं, और एसोसिएशन जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेटल्ड हो चुका है, बिखरा हुआ है टूट टूट के, और लोग नेशन स्टेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में नेशन स्टेट बनेंगे, और हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो लोगों के बीच में जो है सो दिलों में एक फ्रैटर्निटी शो हो रहा है। ये चीज़ हमको इस फ्रेडरिक सोरू के पिक्चर से हमारे सामने आ रही है। अब हम आते हैं एट द लास्ट, हम देखते हैं कि अर्नेस्ट रेनन जो थे, रेनन, ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे। कौन थे? फ्रेंच फिलोसफर थे। 1882 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ सोबर्न में एक लेक्चर देते हैं, जिसमें इनके द्वारा उस समय तक जो नोशन, यानी जो विचार जो लोगों के द्वारा दिया गया था अभी तक, कि नेशन जो होता है, जो कहीं के कॉमन लैंग्वेज यानी रेस, रिलीजन या टेरिटरी जो होता है कॉमन, जो कुछ लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं या रेस बोलते हैं, रिलीजन बोलते हैं, टेरिटरी बोलते हैं, ये लोग जो हैं सो नेशन कहलाते हैं। नेशन का डिफिनेशन ये होता है। इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था, रेनर का, कि भाई ये जो नेशन होता है सिर्फ यही नहीं होता कि कॉमन लैंग्वेज। उनका कहना था कि नेशन जो होता है ये लॉन्ग पास, बहुत लंबे समय से लोगों के द्वारा जो साहसिक कार्य किए गए होते हैं, जो त्याग किया गया होता है एक ग्रुप के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं इंडियंस, तो हमारे इंडियंस के द्वारा एक लंबे समय से इसके, चाहे अंग्रेज़ों के आने से पहले या अंग्रेज़ों के आने के समय हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया, या बाद में जो हम लोगों ने मिल के जो इंडिवर्स किए हैं, जो काज किए हैं, जो फिर हमने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं इसके लिए, जो हमारा जो समर्पण रहा है, ये सब जो है मिल के नेशन का एक नेशन को फॉर्म करता है। हमारे सामने पास्ट में, यानी पहले, हाँ, ग्लोरीज हैं उसके लिए, कि गौरव करने वाली चीज़ें हैं हम सब पीपल के बीच में, चाहे हम पीपल कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, हम जो हैं हमारे सामने एक कॉमन ग्लोरी, गौरव करने लायक चीज़ें हैं कि हमने पास में इस चीज़ों को लेकर हम गौरव कर सकते हैं यहाँ के लोग।
आज प्रेजेंट में हमारे सामने एक कॉमन विल है, इच्छा है, और फ्यूचर के प्रति हमें महान कार्य एक साथ मिल के करने का, ग्रेट डीड्स करने का की इच्छा है, और हम और अच्छा सब मिल के परफॉर्म कर सकते हैं। ये एसेंशियल है पीपुल के लिए। ये और यही जो है कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल है, यानी सामाजिक पूंजी है। तो सामाजिक पूंजी उन्होंने क्या कहा? सामाजिक पूंजी को उन्होंने कहा कि पास्ट में हमारा एक कॉमन ग्लोरी रहा है, प्रेजेंट में हमारा एक कॉमन विल है, और फ्यूचर के लिए ग्रेट डीड्स हम कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मिलके। ये जो सोशल कैपिटल है ये और जो है, ये सब मिलके एक नेशन को फॉर्म करता है। और यही जो है लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है हमारे कहीं के पीपुल के बीच में, एक नेशन के बीच में, यानी व्यापक एकता, बहुत बड़ी एकता है। लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी मतलब एकता, ये है। और ये लार्ज स्केल सॉलिडरिटी और नेशन जो है एक दिन में नहीं बन जाता है। रोज रोज प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, ये जैसे रिफरेंडम होता है, जहाँ प्लेबिसाइट का मतलब जहाँ पीपुल जो है इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वोट करती है और बताती है कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ। डायरेक्ट वोट करती है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है अपने वोट के माध्यम से, उसको प्लेबिसाइट करते हैं। तो अर्नेस्ट लेनिन के ने इसको नेशन कहा है एग्जैक्ट रूप में। तो इस ढंग से हमने इन चीज़ों को आपके आज की क्लास में देखा। अगले क्लास में हम फिर से अब फ्रांस से इस चैप्टर का ओरिजिनल का चैप्टर हमारा अगले क्लास से शुरू होगा। देखें एक बार फिर कि हमने आज क्या क्या देखा है। तो हमने सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया फिर आपको, फिर उसके बाद हमने नेशन के बारे में जाना, स्टेट के बारे में जाना, फिर हमने नेशन स्टेट और स्टेट नेशन का डिफरेंस जाना, नेशनलिज्म क्या है ये जाना, फिर हमने जाना कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है ये जाना। हमने यूरोप से इंडिया को, अपने आप को हमारे प्यारे देश इंडिया से यूरोप को कनेक्ट करके जानना चाहा कि आज यूरोप कहाँ है और किन परिस्थितियों में कहाँ है। फिर 1789 के यूरोप को हमने जाना। फिर हमने जाना कि 1848 में यूरोप कैसा था। फिर हमने जाना कि भाई इस चैप्टर में हमको जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ना है और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना है। फिर हमने ये जो है अपना फर्स्ट ये फ्रेडरिक सोरू के पिक्चर को समझने के लिए 1848 के फ्रांस के कंडीशंस को और फिर पूरे यूरोप के कंडीशंस को हमने जाना। फिर उसके बाद फ्रेडरिक सोरू के ये जो पिक्चर था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसके एक्सप्लेनेशन को जाना। फिर उसके बाद अर्नेस्ट लेनिन के विचार में नेशन क्या है इसके बारे में जाना। तो चलिए ठीक है, हमने इतना कुछ जाना है। आप इसको बार बार देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, समझने के लिए भी हो सकते हैं, और एक बेस आपको इस पूरे चैप्टर के लिए आपको मिल जाएगा। यानी कहने मतलब कि इस चैप्टर में आपको जानना यही है बेसिकली कि नेशनलिज्म की भावना जो है कैसे आई। जैसे मान लीजिए कि फ्रेंच का पूरा स्ट्रगल तो आपने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक एक स्टेप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको स्टेप नहीं पढ़ना है पूरे चैप्टर में। यहाँ आपको जानना है कि उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेशनलिज्म आया तो कैसे आया। फिर वो जो फ्रेंच में सबसे पहले वर्ल्ड में जो नेशनलिज्म की भावना आई, ये वो उसके नेबरिंग कंट्री में, फिर पूरे यूरोप में कैसे स्प्रेड करती, फिर यूरोप के बाहर आती है। तो हमको यूरोप तक का भी पढ़ना है। फिर मेन चीज़ हमारे यही है। और ये इस नेशनलिज्म से नेशन स्टेट कैसे बनता है, नेशन स्टेट के लिए डिमांड आने लगती है। फिर यूके का आपको बनता है, ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन होता है के रूप में रिकॉग्नाइज मिलता है, जर्मनी होता है, इटली होता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये विजुअलाइजेशन नेशन का, जैसे हम भारत माता बोलते हैं इंडिया को, एक देते हैं कि कैसे हम विजुअलाइज करेंगे, एक्सट्रैक्ट आइडिया हमारा कैसे आएगा। वैसे उन लोगों ने कैसे किया था, जैसे जर्मन वाले लोगों ने कहा, इटालिया का, इसको हम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि इस चैप्टर के अंत तक आते आते जो नेशनलिज्म इतने पायस आइडिया को लेके आया था, बाद में जाते जाते नैरो होने लगा, और उसको जो है रूरल लोगों ने नैरो बना के अपने फ़ायदे के लिए नेशनलिज्म को यूज करने लगे, अपने रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए और स्टैंड करने के लिए
रूलर जो हैं नेशन को यूज करने लगे, और फिर बाल्कन वाले एरिया में आके उसके लिए एक दूसरे से फाइट करने लगे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हों या बाल्कन के अंदर के लोग हैं, लड़ने लगते हैं, और फिर वहाँ से अचानक आउटब्रेक हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। हमको यही चैप्टर पढ़ना है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय, खुश रहिए।